प्रयागराज में कुंभ लगने जा रहा है। महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं और इसी के साथ में ही राजनीति भी हो रही है। जाहिर सी बात है, जहां भी गैदरिंग होगी तो वहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगा। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है कि इसके पहले भी इसका राजनीतिकरण होता आया है? लेकिन इन सब के पहले हम बात करेंगे कि महाकुंभ का इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। और आज हम बात करेंगे कि कुंभ मेला का इतिहास क्या है। इसके बारे में जो हम आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ मेला का जो इतिहास है ये सनातन की परंपरा रही है और सनातन काल से ये चला आता आया है और इसका पुराणों में भी वर्णन किया गया है। अब सबसे पहले कब लगाया गया था महाकुंभ, सबसे पहले और क्यों लगाया गया था, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो अब शुरू होने जा रहा है 13 जनवरी से महाकुंभ जो स्टार्ट होने जा रहा है, इसका इतिहास 850 साल पुराना भी बताया जाता है। सनातन काल से तो परंपरा चली ही आ रही है, लेकिन 850 काल से 850 साल पहले से इसके प्रमाण भी मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि शंकराचार्य जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी और महाकुंभ हो गया था शुरू। और उसके बाद में, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में महाकुंभ को किया जाता था। इसके भी प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ तक कि जो यात्री आया था, विदेशी यात्री आया था हेनसोंग, इसने भी राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया था कि हर 5 साल पे वो महाकुंभ कराते थे। उसका मेला लगता था, बाकायदा मेला लगता था। और उसके बाद में अगर हम वर्तमान में देखें तो अब महाकुंभ जो चल रहा है इसमें बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है और 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी भी कर रही है। और जो आप देखे होंगे कि अगर ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो हर जगह, चाहे आप इटली में वेटिकन सिटी की बात कर लें या आप मक्का की बात कर ले, जहां भी इस तरीके से जो भी आयोजन होते रहे वहां बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु होते हैं, जो उनके धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं, उनका जमावड़ा लगता है। इसी तरीके से महाकुंभ में भी पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में भी इसको सरकार देख रही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब हम आते हैं कुंभ पर क्या राजनीति हो रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो निमंत्रण भेजा जा रहा है, सरकार निमंत्रण भेज रही है, लोगों को इनवाइट कर रही है, इस पर भी राजनीति हो रही है। और जो समाजवादी पार्टी है उसने यह भी कहा है कि इसमें निमंत्रण देने की क्या जरूरत थी, कुंभ में लोग अपने आप ही आ जा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 1882 से इसकी शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों का काल था और अंग्रेजों के काल में कुंभ पर 2 रुपए केवल खर्च किए गए थे। और उसमें जब एक लेखक थे उन्होंने ये लिखा हुआ था कि 1882 में 20,228 रुपए खर्च हुए थे, 49,840 रुपए की सरकार की इनकम हुई थी। और सरकार की इनकम इस तरीके से हुई थी। और जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथको थे, उन्होंने ये पूछा था कि उस समय उन्होंने ये पूछा था कि इस पर सरकार का कितना खर्च आ रहा है, तो ये बताया गया था उनको कि केवल 2 रुपए। तो उन्होंने बड़ी इस पे बहुत ताज्जुब हुआ था उनको कि केवल इतने कम पैसे में सरकार इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती है। तब उनको बताया गया था कि ये पहले से डिसाइडेड होता है, लोग खुद आते हैं, खर्च करते हैं, इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लेकिन इसके लिए कोई उनको जो है सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उस समय की बात थी। अब हम आते हैं 1398 की बात कर लेते हैं। 1398 में तैमूर जो एक आक्रांता था, उसमें हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। क्योंकि ना ही मुगल काल में मुगल चाहते थे
कि कुंभ में मेला लगे, जिससे लोगों की गैदरिंग हो, हिंदुओं की गैदरिंग हो, और यही अंग्रेजों के भी काल में होता आया है। और यही नहीं, उसने हत्याएं तो की ही, और अपनी आत्मकथा जो तैमूर ने लिखी थी उसमें सुजुक ए तैफूरी में इसका जिक्र भी किया गया था। तो मुगल काल में भी आप देखें तो इसके ऊपर प्रहार हुए कि किसी तरीके से ना हो पाए। अंग्रेज भी कभी नहीं चाहते थे कि, अंग्रेजों के काल में अंग्रेज कतई नहीं चाहते थे कि महाकुंभ में जो डिवोटीज हैं वो एक साथ आए। अंग्रेज कुंभ को रोकना चाहते थे, इसके लिए कई सारे हथकंडे भी अपनाए जाते थे, जैसे ट्रेनों को रोक दिया जाता था, और उसके बाद में काफी सख्ती की जाती थी कि लोग आ ना पाए, वहां तक ना पहुंच पाए। इसका जो रिटेलिएशन हुआ, रिटेलिएशन में महात्मा गांधी ने 1918 में प्रयागराज में स्नान करके एक संदेश दिया था अंग्रेजों को कि जो सनातन की परंपरा है उसको रोका नहीं जा सकता है, और ये आस्था का केंद्र है। इसलिए अंग्रेजों को संदेश देने के लिए महात्मा गांधी ने भी खुद 1918 में प्रयागराज में स्नान किया था। अब कुंभ के राजनीतिकरण पे अगर हम बात करें तो इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। राजनीतिकरण तो इसका शुरू से होता आया है। चलिए अब हम बात करते हैं 1954 की। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 1954 में जाके प्रयागराज में स्नान किया था, और उन्होंने कहा था कि गंगा से उनका लगाव काफी पुराना रहा है, इस वजह से वो वहां आए हुए हैं। 1954 की ये बात है। उसके बाद में फिर आता है 1966। 1966 में इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1966 में संगम का दौरा किया था, और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अस्थियों को लेकर इंदिरा गांधी गई थी, और जिससे कि जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री की जब मौत हुई थी वो असामयिक मौत थी, ताशकंद में हुई थी। उनकी मौत पर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे, तो इंदिरा गांधी अस्थियां लेकर वहां गई थी, और वहीं से इंदिरा गांधी के इस कदम को पॉलिटिक्स में एक मास्टर स्ट्रोक माना गया, और इंदिरा गांधी बहुत ही मजबूत तौर पर एक नेता बनके, ग्लोबल नेता, इंडिया में तो उनकी स्वीकार्यता हुई ही, लेकिन विश्व लेवल पे, विश्व पटल पर बहुत ही मजबूत लीडर के रूप में उभरी। उसके बाद आता है 1977। 1977 में अपोजिशन के लीडर उभरे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी का विरोध किया, और उसके बाद में 1977 में जाके कुंभ में उन्होंने स्नान किया। वहां के साधु संतों के उसमें साथ में रहे, और साधु संतों का चूंकि पूरे देश का इमरजेंसी के बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इंदिरा गांधी को लेकर, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस मौके की नज़ाकत को समझते हुए कुंभ में गए, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, और जनता पार्टी बहुत मजबूत दल के रूप में उभरा, और उनके पक्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पक्ष में एक पूरा माहौल बन गया। हम चूंकि बात कर रहे हैं कि महाकुंभ का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है, इसलिए ये सारे चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। फिर आते हैं 1989 में। 1989 में जो मार्क टली था, ब्रिटिश एक राइटर था, उसने लिखा था कि 1989 में कुंभ जो है, परवान पर कुंभ का जो मेला था, उस समय हिंदुत्व को धार दी गई, और राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में इसको उठाया गया, और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा गेन हुआ 1989 में, और वहीं से बीजेपी गेन करने लगी, उसके पक्ष में पूरे देश में माहौल बनने लगा। अब हम बात करते हैं कुंभ के राजनीतिकरण में वर्ष 2001 की। 2001 में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी कुंभ के मेले में गई थी। चूंकि 2001 से पहले एक पक्ष ऐसा बन गया था, एक माहौल ऐसा बन गया था कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। इस इमेज को धुलने के लिए सोनिया गांधी वहां गई थी, और हिंदुइज्म में अपना एक वो दिखाने के लिए, आस्था प्रकट करने के लिए कुंभ के मेले में गई।
2013 की बात अगर करें, 2013 में संत समागम जब हुआ कुंभ के मेले में, तो मोदी के नाम का लोगों ने, प्रधान जो वहां के संत थे, संत सभा ने मोदी के नाम का प्रस्ताव किया कि इनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। और वही सन ऐसा था 2013, और कुंभ का मेला ऐसा था कि जहां से मोदी की लोकप्रियता परवान चढ़ने लगी। वहीं से मोदी एक बहुत ही ताकतवर नेता बनकर उभरे भारतीय जनता पार्टी में। चूंकि भारतीय जनता पार्टी वहां से उफान पे थी, पूरे उसमें एक उनसे बड़े बड़े भी नेता थे मोदी से, लेकिन चूंकि संतों का आशीर्वाद मोदी के नाम का गया, इसलिए मोदी का डंका पूरे देश में बजने लगा। भारतीय जनता पार्टी में एक वो स्वीकार्य नेता के रूप में माने गए। अब हम बात करते हैं 2019 की, मोदी की बात करते हैं। मोदी का ग्राफ उस समय तक 2019 तक काफी ऊंचाई तक पहुंच गया था, और मोदी ने जब कुंभ के मेले में प्रयागराज में जाके डुबकी लगाई तो उस समय उनको काफी पॉलिटिकल गेन और भी हुआ, और भी मजबूत और भी सशक्त के रूप में मोदी उभरे। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि इस समय मोदी बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में माने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पॉलिटिकल गेन कुंभ के मेले से हुआ, और आज मोदी बहुत ही पावरफुल नेता के रूप में माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान में, चूंकि कुंभ का मेला स्टार्ट होने जा रहा है 13 जनवरी से, लेकिन इसी के बीच में कई सारे आप देख रहे होंगे आरोप प्रत्यारोप ये सब सारे चल रहे हैं। लेकिन इसी में हम बात कर लेते हैं कुमार विश्वास, जो कि एक पोएट हैं। उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। कुमार विश्वास ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे लोग जो हमसे ही पैसे, हम जिसको पैसे देते हैं, हमारे पैसों के वजह से वो हीरो बनते हैं, फिर तीसरी शादी करके अपने बच्चों का नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर रखते हैं। इशारा था सैफ अली खान और करीना के ऊपर और उनके बच्चे तैमूर के ऊपर। तैमूर नाम पर फिर राजनीति एक बार शुरू हो गई। जो समाजवादी पार्टी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई। समाजवादी पार्टी ने, उनके नेताओं ने भी ये कहा कि नहीं, ये इसका राजनीतिकरण, कोई अपने बच्चों का क्या नाम रखता है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन कुमार विश्वास के कई सारे बयान इस समय लाइमलाइट में रहे और उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर कई सारे हमले किए। और मामला आया तैमूर का जब, तो तैमूर के बारे में, चूंकि तैमूर की बात हो रही तो यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर तैमूर के नाम पर विवाद क्यों हो रहा है। तो देखिए, तैमूर कौन था? तैमूर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, और वो अपाहिज भी था। उसके बावजूद ये विदेश से आया और यहाँ उसने हिंदुओं की जमकर हत्याएं की, लूटा, और उसके बाद में उसका, चूंकि यहाँ राज करने का कोई ऐसा उसका एजेंडा नहीं था, यहाँ उसने लूटा और यहाँ के लोगों के साथ में बर्बरता की, मंदिरों को ध्वस्त किया, विध्वंस किया। और 1380 से लेकर 1387 के बीच अफगानिस्तान और इन सब सारे देशों पर कब्जा करता चला आ रहा था। उसके बाद में भारत में आया और 1398 में समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और दिल्ली में 1 लाख हिंदुओं की हत्याएं की। अब आप ये सोचिए कि ऐसा एक आक्रांता जिसने हिंदुओं की हत्याएं की हो, और यहाँ के लोग, और विदेशी था, ये भी नहीं कि भारत का था, विदेशी था, और वो आके यहाँ की संस्कृति को ध्वस्त करता है, यहाँ के लोगों को मारता है, हत्याएं करता है। ऐसे लोगों के नाम पर अगर यहाँ के लोग नाम रखते हैं तो उस पर सवाल उठेगा ही उठेगा। अभी एक मामला और जो राजनीति हो रही है, कुंभ की कुछ जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था, ये कहा था, कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए थे कि वक्फ की जमीन है जिस पे ये कुंभ का मेला होने जा रहा है। चूंकि यहां अभी वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी के ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने ये कहा कि वक्फ ने जो भी जमीनें हथियाई हैं उसका 1-1 इंच वापस लिया जाएगा और गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि 1397
से लेकर अभी तक जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जिसको वक्फ ने ज़मीनें जो कब्जाई हैं उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि उस पर जो अवैध कब्जे हैं उसको हटाया जाएगा सरकार, उसको लेके, और गरीबों के लिए उसमें मकान भी बनाएगी, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। उनका एक बयान और भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि कुंभ में दावेदारी करने वाले अपनी खाल बचा लें बस। तो आप ये देखिए कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक वक्फ ने कितनी ज़मीनें लूटी और जम के, मुगल तो चले गए, मुगल आक्रांता चले गए, लेकिन उन्होंने जो अवशेष यहाँ छोड़ा उन्होंने जमकर लूटा पाटा और आज भी वक्फ के नाम पे उसकी मलाई खा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का ये जब बयान आया, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। लेकिन हम फिर से वापस आते हैं कुंभ के मेले पर जो हो रही है राजनीति, इसको लेकर। तो ये कोई नया नहीं है कि कुंभ के मेले को लेकर राजनीति हो रही है। सारी पार्टीज आपने देखा कि कांग्रेस से लेकर और आज भारतीय जनता पार्टी, सभी का कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़ाव भी कुंभ के मेले से रहा है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनर, आपको ये बताने की कोशिश कि पॉलिटिकल गेन लेने के लिए नेताओं के द्वारा कुंभ का किस तरीके से इस्तेमाल सारी पार्टियों द्वारा किया जाता रहा है और आज जो राजनीति हो रही है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। फिर किसी नए विषय पर हम इसी तरीके से आपके लिए एक्सप्लेनर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।